आज की टॉप न्यूज, वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। लोकसभा का सत्र शुरू होने के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं संसद के अपने पहले अभिभाषण में, जो संयुक्त अभिभाषण था, उसमें नरेंद्र मोदी सरकार के कामों की जानकारी दी। साथ ही राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पेपर लीक का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों की कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इमरजेंसी का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इमरजेंसी संविधान पर बड़ा हमला था और 1975 में पूरे देश में हाहाकार मच गया था। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान पर कई बार हमला किया गया है। शताब्दी वर्ष से पहले यूपी में आरएसएस ने नई मुहिम जो है वो शुरू की है, उसकी तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ में आरएसएस का 3 दिवसीय मंथन चल रहा है, जिसमें आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय होस बोले पहुंचे हैं। इस बैठक में संघ की पूर्वी क्षेत्र के अवध, काशी, गोरक्ष और कानपुर प्रांत के पदाधिकारी, विभाग प्रचारक शामिल होंगे। बैठक में दलितों और पिछड़ों के बीच पैठ बढ़ाने के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर तक संघ की शाखा स्थापित करने पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक कल संघ, सरकार और संगठन के बीच बैठक हो सकती है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए पटना से नीट पेपर लीक मामले में आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सीबीआई उन दोनों से पूछताछ कर रही है। वहीं इससे पहले सीबीआई की टीम ने हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक सहित 10 लोगों को हिरासत में लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसके एक दिन बाद रविवार को पहली बार नीट पेपर लीक मामले में जांच एजेंसी ने 6 एफआईआर दर्ज की, जबकि सीबीआई की 2 टीम नालंदा और समस्तीपुर में है। वहीं री नीट की मांग कर रहे छात्रों के सब्र का बांध आज टूट गया और उन्होंने एनटीए के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों से उनकी झड़प भी हुई। आज शाम छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान एनटीए के दफ्तर में ताला भी जड़ दिया। छात्रों के इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई कर रही थी। इससे पहले जंतर मंतर पर भारतीय युवा कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया और संसद तक मार्च किया। इस दौरान हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली में इकट्ठा हुए और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को एम्स से छुट्टी मिल गई है। इसके बाद आडवाणी दिल्ली के अपने सरकारी आवास पहुंच चुके हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें फॉलोअप में आने के लिए सलाह दी है। और 96 वर्ष के आडवाणी को बुधवार देर रात तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें एम्स के जियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया था। वो 2014 के बाद से ही सक्रिय राजनीति से दूर हैं। तमिलनाडु में कल्लाकुरुची जहरीली शराब कांड में सियासत जारी है। आज विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता कल्लाकुरुची जहरीली शराब कांड के सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। भूख हड़ताल चेन्नई में राजर थिनम स्टेडियम में सुबह 9 बजे से शुरू की गई है, जिसके इसमें काली शर्ट पहने एआईएडीएम के विधायकों ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले राज्य विधानसभा में सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप में विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। इसके विरोध में ये कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने विवादित बयानों के बाद 8 मई को पद से इस्तीफा दे दिया था। वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सैम पित्रोदा को तत्काल प्रभाव से भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पर फिर नियुक्त कर दिया गया है इस पद पर। अब उनकी नियुक्ति के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पित्रोदा अब ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जिससे भविष्य में कोई विवाद पैदा होने की गुंजाइश हो। ट्रांस हिंडन के साथ ही पूर्वी दिल्ली, नोएडा समेत आसपास के कई इलाकों में आज भी जोरदार बारिश से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने आज से शनिवार तक के लिए बारिश का येलो और रविवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि वीकेंड में बारिश से तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। इससे अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आदित्य बिरला ग्रुप की अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट्स में 19.44% हिस्सेदारी खरीद ली है। कंपनी ने बयान जारी करके बताया कि उसने 267 रुपये प्रति शेयर पर इंडिया सीमेंट्स के इन शेयरों की खरीदारी की। इसके अलावा अभी आगे भी अल्ट्राटेक इंडिया सीमेंट्स में 3.4% हिस्सा खरीदेगी। हालांकि इसके लिए जो भाव तय किया गया है वो 285 रुपये प्रति शेयर है। इसी के साथ इंडिया सीमेंट्स में अल्ट्राटेक की हिस्सेदारी 23% हो जाएगी। अल्ट्राटेक ने कहा कि ये फाइनेंशियल निवेश है।
अमेरिकी कंपनी वर्लपूल को खरीदने के लिए जर्मन कंपनी बॉश बोली लगाने पर विचार कर रही है। दरअसल बॉश घरेलू अप्लायंस मार्केट में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए इस डील को अंजाम देना चाहती है। खासकर एशियाई राइवल कंपनियों के साथ कंपटीशन में काफ़ी तेजी आई है, जिसकी वजह से अगर वर्लपूल के साथ बॉश की ये डील कामयाब होती है तो इसका फायदा बॉश को मिलता दिखेगा, क्योंकि वर्लपूल का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $4.8 बिलियन का है। वहीं वर्लपूल सालों से एक बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग से गुजर रही है, जिसके तहत उसने यूरोपियन बिजनेस के साथ साथ मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी बिजनेस को भी बेच दिया है। इस बार बजट से इंश्योरेंस कंपनियों को बहुत उम्मीदें हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सरकार इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बजट में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। अब कहा यह जा रहा है कि सरकार इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को इस बजट में मंजूरी दे देगी। अगर ऐसा हुआ तो बीमा कंपनियों को हर तरह की पॉलिसी बेचने की आज़ादी मिल जाएगी, यानी जनरल लाइफ इंश्योरेंस दोनों पॉलिसी बेचने की छूट इन्हें मिल सकती है। इसके अलावा ऐसी खबर भी है कि अमेंडमेंट बिल में रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी रेशियो तय हो सकता है। वहीं इंश्योरेंस कंपनी शुरू करने वालों को भी शुरुआती पूंजी में रियायत संभव है। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस और उसके सीईओ सलिल पारेख ने सेबी के साथ इनसाइडर ट्रेडिंग उल्लंघन से जुड़े मामले को सुलझा लिया है। इसके लिए इनकी तरफ से सेबी को 25 लाख का भुगतान करना पड़ा। दरअसल ये मामला 2020 में इंफोसिस और अमेरिकी ग्लोबल एसेट मैनेजर वैनगार्ड के बीच साझेदारी की घोषणा से जुड़ा हुआ है। सेबी के नियमों के मुताबिक ये दोनों कंपनियों के बीच की साझेदारी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यानी कि यूपीएसआई के रूप में मानी जानी चाहिए थी, लेकिन इंफोसिस ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद सेबी ने 2023 में इंफोसिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके बाद कंपनी ने आज सहमति के माध्यम से मामले को सुलझा लिया है। विवाहित महिलाओं को नौकरी नहीं देने के मामले में बुरी तरह से फंसी फॉक्सकॉन ने अब अपनी सफाई दे दी है। कंपनी ने इस मामले पर बयान जारी करके कहा है कि कंपनी लिंग या धर्म को लेकर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। यही नहीं, कंपनी ने अपनी सफाई में यह भी बताया कि उसके प्लांट में 70% महिला कर्मचारी काम करती हैं और इसके लिए 25% विवाहित महिलाएं हैं और कंपनी उनकी सुरक्षा और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखती है और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसके साथ कंपनी ने दावा किया कि जिन्हें काम पर नहीं रखा गया है, यह आरोप उन लोगों ने कंपनी पर लगाया है। साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि इस तरह की रिपोर्ट से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बदनाम करती है।